ये आकाशवाणी है। सामयिकी में प्रस्तुत है वर्ष 2020 के अनुभव और वर्ष 2021 से उम्मीदों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और पत्रकार संतोष पाठक। साल 2020 वैसे तो सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामरिक स्तर पर भारत के लिए ढेर सारी उपलब्धियों भरा रहा। साल 2020 में ही राम मंदिर के शिलान्यास ने धार्मिक और सांस्कृतिक हर्ष को चरम पर पहुंचाया। साल 2020 में ही भारत ने चीन को सीमा पर मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन इन सब पर भारी पड़ता हुआ नजर आया एक वायरस कोरोना। कोरोना के खौफ के बीच इस देश ने वो मंजर भी देखा जब सैकड़ों किलोमीटर तक लोग अपने बच्चों को पैदल ले जाते हुए नजर आए। आखिर कैसा रहा साल 2020 और 2021 में, क्या कुछ उपलब्धियों की तरफ भारत देख रहा है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। टंडन साहब, शुरुआत 2020 जब शुरू हुआ था, कहीं न कहीं लगा कि भारत एक विकास की एक नई गाथा लिखेगा। कोरोना ने उस रफ्तार को कम किया, लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने दुनिया को एक बड़ी राह दिखाई है कि कोरोना से किस तरह से लड़ाई में आगे रहा जा सकता है, किस तरह से कोरोना को परास्त किया जा सकता है। देखिए, कोरोना के अतिरिक्त भी भारत को कई और चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा था। भारत, जैसा आपने भी कहा, सीमा पर जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर तनाव रहा और उसके साथ हमारे यहाँ तो कई साइक्लोन तूफान भी आए और उसके साथ साथ जिस तरह से आर्थिक अर्थव्यवस्था में भी कुछ गड़बड़ हुई, सब चला, डिरेल हुआ, तो कई चुनौतियां थी। लेकिन ये सच है कि पिछले साल की सबसे बड़ी चुनौती कोरोना का जो महामारी था वो यही था। लेकिन ये, जैसे प्रधानमंत्री भी कहते हैं बार बार, कि जब चुनौतियां सामने आती हैं तो ये हमारे लिए एक अवसर भी प्रदान करती है। और ये कोरोना ने सचमुच में जितनी बड़ी चुनौती बनकर आया, उतनी बड़ी एक भारत को अवसर भी प्रदान किया। लॉकडाउन रहा, उसमें जितनी भी हमारी स्वास्थ्य सेवा संबंधित कमजोरियां थी उनको हमने पूरा किया और इतने कम समय में देश को हमने सबसे पहले तो कोरोना से लड़ने के लिए क्षमता में आत्मनिर्भर बनाया। वेंटिलेटर भी हमारे यहाँ बने और हमने केवल बनाया ही नहीं, हमने दुनिया के लगभग 50 विकासशील देशों को और विकसित देशों को दवाइयां भी मुहैया कराई। हमने उनके साथ मिलकर कोरोना की वैक्सीन बनाने में भी भागीदारी की और आज भारत प्रथम पंक्ति में खड़ा है। तो जितनी भी चुनौतियां कोरोना ने दी, उतने ही अवसर भी हमें मिले और आज प्रधानमंत्री का मिशन है आत्मनिर्भर भारत, उस ओर हम स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ तो बढ़े ही हैं। दुनिया के बहुत विकसित और विकासशील देश मानते हैं और हमारी ओर आशा लगाए बैठे हैं कि भारत से जिस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं और टीका आएगा, उसका भी हम लोगों को लाभ पहुंचेगा। बिल्कुल टंडन साहब, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि आपदा को किस तरह से अवसर में बदला जाए। जब ये कोरोना आया दुनिया में, जब जनवरी में ये चीजें आ रही थी कि कोरोना की बीमारी और इस तरह से, उस समय उसके बाद मार्च में जब आया, जब भारत ने लॉकडाउन किया पूरी तरह से, दुनिया के बहुत सारे देशों को ये मालूम ही नहीं था कि बीमारी है क्या, वो समझ ही नहीं पा रहे थे। ऐसे मौके पर भारत ने जिस तरह से लॉकडाउन, भारत ने जिस तरह से दवाइयों को लेकर, भारत ने जिस तरह से मेडिकल सुविधाओं को लेकर जो तमाम उपाय किए और तमाम कई पड़ोसी देशों की और कई अफ्रीकन देशों की भी भारत ने मदद की, एक बार फिर भारत विश्व स्तर पर एक बड़े भरोसेमंद सहयोगी देश के रूप में उभरा इस कोरोना के खिलाफ जंग में भी। इस चुनौती को हमने बहुत अच्छी तरह से सामना किया और उसमें से हमने बहुत सारे अवसर जो है उनका लाभ उठाया। लेकिन इसमें एक और बात जो कहने की है कि इस चुनौती से, जैसे हमारे जो माइग्रेंट लेबर की एक समस्या पैदा हुई थी और लाखों की तादाद में लोग शहर छोड़कर और अपने अपने घर की ओर जो पलायन कर रहे थे, उस समस्या को भी जिस तरह से भारतीय रेल ने, हमारी हवाई सेना ने, इन लोगों ने भी उस समय जिस तरह से उस समस्या का हल और सारी जिस प्रकार से समाज ने इसके साथ योगदान किया, लोग निकले, लोगों ने उस समस्या को अपनी समस्या समझा और उनके लिए जो खाने पीने की व्यवस्था, उनके ठहरने की, इस सब में जो सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय सरकार और आम जनता की जिस तरह से भागीदारी रही, तो वो भी एक चुनौती इसी समस्या कोरोना ने दी थी और वहां से भी जो है पूरा देश एकजुट होकर आगे निकला और उस समस्या पर भी काबू पाया गया। अगर हम अर्थव्यवस्था की भी बात करें तो जितनी भी अर्थव्यवस्था बिगड़ी कोरोना के कारण, जितनी भी रोजगार की समस्याएं पैदा हुई, लेकिन जो सप्लाई चेन थी, खेत से में जो उत्पाद से लेकर उसके वितरण तक, लोगों तक जिस तरह से सारा अन्न और खाद्य पदार्थ पहुंचते रहे बिना किसी रोक टोक के, उसमें भी जो जिस तरह से एकता दिखाई भारत के लोगों ने और वो भी समस्या का जो है निदान किया गया,
तो किसी तरह की किसी को कमी नहीं होने दी गई इस पूरे पैंडेमिक के दिनों में। सीमा पार से जो समस्याएं आई उसका हमने हमारे सुरक्षा बलों ने जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया, जो भी चुनौती आई उसको भी अवसर में बदलकर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर भी चीन को भी और पाकिस्तान को भी एक तरह से अलग थलग किया। तो विदेश नीति के सामने भी, सुरक्षा नीति के सामने भी जितनी भी चुनौतियां आई वो सब का सामना इस दौरान 2020 में देश ने किया। और उसका एक सबसे बड़ा जो कारण बनता है वो, अगर आपके देश में राजनीतिक स्थायित्व है, कुशल नेतृत्व है, उनके चलते कहीं पर भी कोई अवरोध नहीं आया, राज्य सरकारों के साथ सहयोग पूरा रहा और कुल मिलाकर देश ने जिस तरह से एकता दिखाई उससे अब आर्थिक क्षेत्र में भी अब जो है धीरे धीरे सुधार हो रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है। 2020 अगर याद किया जाएगा टंडन साहब, तो एक सबसे बड़ी सांस्कृतिक और धार्मिक घटना हुई थी, उसको लेकर भी याद किया जाएगा कि कई सदियों पुराना जो एक विवाद था राम मंदिर को लेकर, इस वर्ष राम मंदिर के शिलान्यास ने भारत को धार्मिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा दिया कि अब पूरी तरह से भारत एक है। ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना इसको हम कह सकते हैं। देखिए, 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से 370 हटाई गई थी स्पेशल स्टेटस, उसकी जो पहली ही वर्षगांठ के दिन प्रधानमंत्री ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया था। लेकिन वो जो एक निर्णय हुआ जिसको पूरे देश ने, समाज के सभी वर्गों ने स्वीकार किया, और वो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है। राम मंदिर का निर्माण शुरू होना ये अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना तो है ही है, लेकिन इस निर्णय का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अहम भूमिका निभाई, उसको समाज के सभी वर्गों ने स्वीकार किया। और अब जबकि ये राम मंदिर बनना शुरू हो गया तो स्वाभाविक है कि ये भारत की जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारी विरासत है, उसका एक स्मारक बनने जा रहा है। ये किसी एक धर्म या वर्ग विशेष का ये मंदिर नहीं है, ये भारत की एकता, अखंडता, सांस्कृतिक धरोहर और हमारी जो विरासत है उसका प्रतीक बनकर उभरने वाला है। वर्ष के अंत आते आते, जिसका जिक्र बहुत ज्यादा अभी नहीं हो रहा है, कि जम्मू कश्मीर में 2 चुनाव हुए, पंचायत के और डीडीसी के चुनाव हुए, 50% से ज्यादा मतदान हुआ, जबकि पहले हम देखते थे 5%, 10% इस तरह का मतदान हुआ करता था। शांतिपूर्वक मतदान हुआ, एक भी पत्थर तक नहीं चला। तो जम्मू कश्मीर एक विकसित राज्य के रूप में, संशासित प्रदेश के रूप में उभर कर सामने आएगा और ये दिखाएगा कि भारत सरकार ने जो फैसला लिया था 370 को हटाने का, 35A को हटाने का, वो कितना सही था। जहाँ तक शांतिपूर्वक चुनाव की बात है तो कोरोना काल में भारत में कई जगह पर चुनाव हुए, राज्यों के चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, स्थानीय निकायों के चुनाव हुए। तो जिस तरह से जनता ने उसमें भागीदारी दिखाई वो भी भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का एक उदाहरण है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो स्थानीय निकायों के चुनाव में जनता ने भागीदारी दिखाई वो भारत के लोकतंत्र की मजबूती को दर्शाता ही है। लेकिन साथ में जो दुष्प्रचार पाकिस्तान की ओर से हो रहा था कि जम्मू कश्मीर के लोग तो भारत के साथ रहना ही नहीं चाहते, जिस तरह से उन्होंने स्थानीय निकाय के चुनाव में भाग लिया और चुनकर आए, उससे भी एक जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान होने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। जो जून में हुआ, जो भारतीय सेना ने किया और जिस तरह से भारत सरकार ने, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया, ये एक बड़ी घटना है कि 2021 का जो सूरज उगेगा तो दुनिया, खासतौर से वो देश जो चीन की साम्राज्यवादी नीति से परेशान है, वो अब भारत के साथ जुड़ेंगे और दुनिया देखेगा कि अगर चीन के साथ टक्कर लेना है तो दुनिया में सिर्फ एक ही देश चीन का मुकाबला कर सकता है, वो भारत है। देखिए, भारत और भारत की सशस्त्र सेनाएं 15 जून की रात को कभी भूलेगी नहीं, जिस दिन हमारे 20 सैनिक मारे गए थे और 76 के लगभग घायल हुए थे। लेकिन चीन ने जो हुई थी झड़पें, उसमें उनके कितने सैनिक मरे इसकी कभी चर्चा नहीं की, ना ही अपने देश के लोगों को वो बताया। लेकिन बाद में जो खबरें आई उसमें ये भी स्पष्ट हुआ था कि जितना जान का नुकसान हमारी ओर से हुआ था, कहीं ज्यादा चीन की ओर से भी हुआ था। और चीन इस बात को समझता था कि ये छुटपुट घटनाएं और झड़पें करके भारत के सशस्त्र सेनाओं को डरा नहीं सकता है। और बाद में भी जैसे हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने कूटनीतिक स्तर पर भी जो समस्या थी चीन के साथ हुई, उसको जिस तरह से भारत ने अपना पक्ष दुनिया के सामने रखा और उस पक्ष को दुनिया ने समझा, तो आज चीन भी इस बात को समझता है कि भारत के साथ आप इस प्रकार के जो भी सैनिक कार्रवाई है उससे न तो आप भारत को डरा सकते हैं, ना ही भारत को आप पीछे धकेल सकते हैं। तो कहीं किसी भी कूटनीतिक क्षेत्र पर
की बात हो या फिर सैनिक कार्रवाई की बात हो या फिर आतंकवाद की बात हो, किसी भी फ्रंट पर भारत ने पाकिस्तान का पल्ला भारी होने नहीं दिया, बल्कि पाकिस्तान को एक के बाद एक झटके ही लगे हैं जितनी भी उन्होंने इस तरह की ये कार्रवाई करने की कोशिश की है। आंतरिक स्थिति की अगर मैं बात करूं टंडन साहब, जब 2020 की शुरुआत हुई थी तो देश में नागरिकता कानून के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। 2020 जब अंत होने जा रहा है तो किसान आंदोलन चल रहा है। हमारे अपने देश के लोग अगर किसी मुद्दे को लेकर आंदोलन करें तो वो बड़ी बात नहीं होती, सरकार गंभीरता से लेती है, बातचीत भी करती है। सरकार ने और प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है, लेकिन नागरिकता कानून के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था और किसान आंदोलन में जिस तरह से मोबाइल टावरों को तोड़ा जा रहा है और जिस तरह से पाकिस्तान और चीन का एंगल निकलकर सामने आ रहा है, 2021 में आंतरिक स्तर पर भी भारत को मुंहतोड़ जवाब देना होगा इन विदेशी ताकतों को जो भारत के अंदर के माहौल को कहीं न कहीं खराब करना चाहते हैं। देखिए, इसके लिए तो भारत की आंतरिक जो एकता है वो अगर बना रहेगा और आपसी भाईचारा बना रहेगा तो ये समस्याएं भारत ने पहले भी बहुत निपटी हैं और अभी भी सक्षम है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश की जनता को जागरूक रहना होगा और किसी भी बहकावे में आकर ऐसा कोई हिंसात्मक आंदोलन नहीं करना चाहिए। तो ये बात मैं समझता हूँ कि जो किसान आंदोलन है उसमें भी जो किसानों के नेता हैं वो इन सब परिस्थितियों को समझते हैं और वो भी इस बात को जानते हैं कि उनका जो आंदोलन है वो शांतिपूर्वक आंदोलन जो है उसको कुछ एक असामाजिक तत्व जो हैं उसमें घुसने की कोशिश करते हैं और उससे उनको भी बच के रहना है। आपने अर्थव्यवस्था की बात की, जिस तरह से कोरोना के संकट से भारतीय अर्थव्यवस्था उभरती हुई नजर आ रही है, कई सेक्टर उभरते हुए नजर आ रहे हैं। 2021 की अगर मैं बात करूं खासतौर से नौकरी की संभावनाओं को लेकर, तो किस तरह का ये वर्ष 2021 जो है वो रहने वाला है भारतीय युवाओं के लिए? किस तरह से नौकरी के जो अवसर हैं, जो संभावनाएं हैं, जो मौके हैं, वो किस तरह से बढ़ेंगे ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले और भारतीय अर्थव्यवस्था और ज्यादा मजबूत हो? देखिए, जो आत्मनिर्भर भारत की और वोकल फॉर लोकल एंड ग्लोबल का जो एक विजन है वो एक अच्छी सुदृढ़ आर्थिक नीति का हिस्सा है और उसका जो लक्ष्य वो यही है कि हम अपने यहाँ पर जो भी हमारे लोगों में जितनी भी क्षमता है उसको और आगे बढ़ाएं और एक भारत जो है विश्व का सबसे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बने, इस ओर जिस प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं। और यहाँ पर दुनिया के जितने भी इन्वेस्टर हैं, अगर वो दुनिया के इन्वेस्टर्स को भारत में एक इसका अच्छा वातावरण मिलता है तो कोई कारण नहीं है कि भारत जो है अपना जिस प्रकार की भी अर्थव्यवस्था है उसको सुधारेगा। और इस दिशा में जो भी कदम उठाए जाने हैं, चाहे वो जैसे हम बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में जो रिफॉर्म किए गए हैं, फाइनेंशियल मार्केट की आपने बात की उसमें जो रिफॉर्म किए गए हैं और विदेशी निवेश के लिए जिस प्रकार से वातावरण बनाया जा रहा है, ये सारी चीजें जो हैं अगर इसमें आगे बातें बढ़ती हैं तो कोई कारण नहीं है कि एक सुशासन, गुड गवर्नेंस जिसको हम कहते हैं, पारदर्शिता के साथ फैसले हों और करप्शन फ्री, ये 3 मुद्दों पर भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी और विदेशी निवेश करने वाले भी ये सब चीजें देख रहे हैं। जिस प्रकार से दुनिया एक तरह से चीन से अपना मुंह मोड़ रही है, उसका जो मोह भंग हो रहा है, तो वो सब लोग अब भारत की ओर देख रहे हैं जहां पर निवेश करना जो है उनको ज्यादा लाभदायक दिखता है। ये अगर हमारा एक वातावरण और आगे बढ़ता है 2021 में तो कोई बड़ी बात नहीं है कि भारत जो है दुनिया की एक 4 या 5 दुनिया की जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं उनमें आगे बढ़ता है और हमारा जीडीपी भी इसमें भी प्रगति होती है। तो 2021 से आर्थिक क्षेत्र में भी भारत से दुनिया को बहुत उम्मीदें हैं और इसलिए भारत के जो हमारी अर्थनीति है, हमारा जो आने वाला बजट है, उसमें इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भर भारत कैसे बने, कैसे ये मैन्युफैक्चरिंग हब बने और हम वोकल फॉर लोकल से ग्लोबल की ओर बढ़े और दुनिया हमारी ओर आकर्षित हो, इस उम्मीद के साथ 2021 की ओर पूरा देश देख रहा है। वित्त मंत्री जिस प्रकार का बजट प्रस्तुत करेंगी उसमें ये सारी जो भी लोगों की आकांक्षाएं हैं उसकी पूर्ति होगी, फिर से पुनः देश की अर्थव्यवस्था एक बार पटरी पर आ जाएगी। बिल्कुल टंडन साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि 2021 जो है वो उम्मीदों का साल है। चुनौतियां अपनी जगह बरकरार रहेंगी लेकिन निश्चित तौर पर कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें भारत कई तरह की उपलब्धियां हासिल कर सकता है। हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद टंडन साहब। धन्यवाद। सामयिकी में अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2020 के अनुभव और वर्ष 2021 से उम्मीदों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और पत्रकार संतोष पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।